वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर से हमें समझ में आता है कि कंज्यूमर यानी कि हम लोग, हम सभी कंज्यूमर्स हैं। अब उनके आगे जो प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया गया, आखिर वो क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो वर्ड यूज किया है आखिर उसकी डेफिनेशन कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स या फिर सेलर्स के थ्रू, यानी कि सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के थ्रू हमारे ऊपर होने वाला कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस या कोई भी अनफेयर चीज़ जो हो रही होगी उसके लिए स्टेप टेकन करना या उससे हमें बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है, यानी कि वो अब हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स, कंज्यूमर जो भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद डेफिनेशन के बाद है नीड, यानी नीड के अंदर मतलब क्यों ये ज़रूरी होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस लिए हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहला है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस को क्यों ज़रूरत होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो सबसे पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो फिर पहला जो पॉइंट है हमारा कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, ये सबसे ज़्यादा होने वाली चीज़ है। यानी कि क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान हम खरीदे लेकिन हम उसका क्या करते हैं, बिल नहीं लेते, चाहे वो क्योंकि छोटी चीज़ होती है तो हम सोचते कि कोई बात नहीं, इतने का ही तो है, 5 की तो है, 10 की तो है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज करते हैं हम किसी मॉल वगैरह में नहीं जाते, कभी ऐसी होलसेलर किसी की दुकान पे चले जाएं, तो बेसिकली कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें प्रॉपर बिल बना के नहीं दिया जाता। आप जाओगे, आपने ना सामान लिखा, उसके आगे आपको रेट लिख के मिल जाएगा, बट वैसे जो पूरी रसीद के टाइप में आप देखोगे कि जिसको एज अ प्रूफ आप लेके जा सको आगे अगर कुछ भी दिक्कत आती है, तो वैसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी इग्नोरेंस एक तरीके से हमारे अंदर होती है, कंज्यूमर्स के अंदर, कि वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे बिल लेना मैंने भूल गई, मैं या भूल गई या फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या ज़रूरत है बिल की। अब अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, यानी कि अब बिल ना लेने के कारण अगर मुझे उस सामान से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए आगे चल के सपोज, या फिर मतलब मेरा कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं है, मैंने सामान लिया ले जाके रख दिया, अगर वो ख़राब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसके आगे और कोई डिसीजन आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि सब ऐसा ही कहा जाता है कि अगर आपके पास बिल है तो फिर वो इंसान ऐसा तो नहीं है जान पहचान हर बारी वो चलाए, क्या पता उसका लाखों का नुकसान हो रहा हो, तो वहाँ पे वो जान पहचान से नहीं मानेगा ना, वो क्या करेगा, बिल मांगेगा कि आप बिल दिखाइए, हो सकता है मुझे प्रोडक्ट कंपनी के पास भेजना पड़े। तो इसलिए हमें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए चीज़ों के लिए। ठीक है, और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो शोषण होता है उससे बचने के लिए ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ठग दिया जाता है। ठीक है, अगर सपोज आप कोई शैम्पू जैसे कि जो दुकान पे देख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों के आसपास लोग बेचने आते हैं और कहते हैं ये वाला इतने रेट का है, और जबकि उसके पास MRP जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है वो वही होती है दुकानों वाली। लेकिन उस शैम्पू के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो हो सकता है आपको वैसी चीज़ ना मिले जैसी दुकान पे होगी। क्यों? क्योंकि वो हमें ठग के चला गया, उसने हो सकता है हमारे पास कोई सैंपल या कुछ और ही चीज़ पहुँचा दी हो शैम्पू के बदले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर किसी बिजनेस को लंबा चलना है तो उसे क्या करना होगा, उसे लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को क्रिएट करना होगा ताकि वो लंबे समय तक मार्केट में जमा रहे। अब बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्योंकि जो बिजनेस करने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिजनेस के लिए हम जो सोसाइटीज़ के या फिर कह सकते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि उसको सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है, नहीं, उसके लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं बिजनेस पे कि वो ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट ना करे, या फिर कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूटेड ना बनाए, कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है उन्हें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद अब है हमारा पॉइंट मोरल जस्टिफिकेशन।
मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर बेसिकली कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या कह रहा है प्रोड्यूसर से, उसका यहाँ पे उन्हें ध्यान रखना है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है। मेनली बेसिकली जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, जो कंज्यूमर जो भी कहेगा वो प्रोड्यूसर के लिए एक तरीके से उसके लिए तो आदेश कह सकते हैं, आदेश ही है। क्योंकि अगर जब तक कस्टमर वो चीज़ नहीं खरीदेगा जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मोरल जस्टिफिकेशन में ओनली कंज्यूमर के कहने की बात की गई है कि कंज्यूमर क्या कहना चाहता है उस प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन केस जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है चीज़ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कस्टमर उन जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है सामान उस सामान से सेटिस्फाई नहीं होती तो गवर्नमेंट को फिर इसके बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इससे मतलब कि बचने के लिए वो चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है एक्ट वो आए, या फिर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो आखिरकार कंज्यूमर्स के राइट होते क्या हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे राइट्स आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट्स में हमारा आता है राइट टू सेफ्टी, यानी जो भी सामान हम खरीद रहे हो वो सेफ होना चाहिए, प्लस उसके बारे में जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस राइट टू चूज़, हमें अपनी मनपसंद की चीज़ या जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसको चूज़ करने का राइट होगा। और राइट टू बी हेड, राइट टू बी हेड में क्या है कि जो भी अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो उसमें कोई खराबी नहीं, आप कर सकते हो। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो वो उसके खिलाफ आप लीगली एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी सीक रिड्रेसल, यानी कि इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ सपोज करते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई या फिर किसी चीज़ से आप सेटिस्फाई नहीं हो और आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है, ठीक है, और या फिर ये चीज़ कोई ऐसी है जो सही नहीं हो रही है, मतलब सही नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कंपनी क्या करती है उसके बदले जो है कस्टमर को कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसी चीज़ होती है तो फिर यहाँ पे आप कंपनसेट, आपको कंपनी देगी, आपको कंपनसेशन देगी कंपनी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यही है कि और उसके बाद अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। कंज्यूमर की एजुकेशन जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लस उनकी बेसिक नीड्स के लिए। राइट टू बेसिक नीड, बेसिक नीड जो हमारे रोटी कपड़ा मकान और शेल्टर जो हमारा है घर। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी आता है, और प्लस हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ से भी हम जो भी कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्लीन वाइज भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये है हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट। ये कुछ राइट्स थे जो हमने पढ़े। अब हम देखते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है कि अगर हम इतने सारी चीज़ों के खिलाफ कह सकते हैं कि हम इतनी सारी हमारे हाथ में पावर है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर चलते हैं कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर ड्यूटी। ठीक है, तो कंज्यूमर को अपनी जो भी ड्यूटी या फिर जो भी आप राइट्स कह सकते हो, जो भी राइट्स है उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, ये क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसे ही सामान लेके आ जाते हो बिना बिल के तो वो यूज़ नहीं है आपके राइट का, तब आप बोलने के हकदार भी नहीं हो कि मेरे को सेफ्टी नहीं दी, मेरे को क्वालिटी अच्छी नहीं मिली प्रोडक्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि हमें कभी भी, ये कॉजन के रूप में है कि आप कभी भी ब्लाइंडली सामान ना खरीदे, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर डेट, एमआरपी वगैरह सब कुछ चेक करके लीजिए। फिर उसके बाद है हमारा फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंस, यानी कि अगर हमें कोई सामान ऐसा अनश्योरिटी है या फिर कुछ कंप्लेन है उसके खिलाफ तो हम वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि अगर कोई सामान हमें नहीं अच्छा लग रहा तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी डाल सकते हो, जो कि अधिकतर लोग नहीं करते क्योंकि वो उसको उतना सीरियसली या फिर उतना रिलेटेबल टाइप से नहीं रखते, कह रहे हाँ ठीक है ख़राब है कोई बात नहीं फेंक दो उसे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना। अगर आप चाहो तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, तो इस चीज़ का यूज़ करना है। प्लस हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें कि क्वालिटी कैसी भी चलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें
जो फेक एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो ये फेक आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, फेक चीज़ें लोगों के साथ हो जाती है, तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से हमें बचना है, अवेयर रहना है। उसके बाद है हमें कि हमें जो भी वारंटी कार्ड लेना नहीं भूलना। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम ले रहे हो, प्लीज़ उसका वारंटी कार्ड या फिर जो भी बिल वगैरह आप वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आगे चल के आपके लिए बहुत काम आ सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार सामान अच्छा निकल गया तो बार बार अच्छा ही निकले, तो ज़रूर वारंटी कार्ड लेना ना भूलें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट बाय इन हरी। हमें ब्लाइंडली भी नहीं खरीदना, हमें जल्दबाजी में भी नहीं खरीदना कोई भी सामान, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। अब हमारी स्क्रीन पे जो आपको डिफरेंस टेबल जो शो होने वाला है वो है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन का बेसिस, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, यही हमारे ऊपर के जो है। और सबसे पहला बेसिस है हमारा ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग में हमने जो पढ़ा था उनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है कि इज़ टू क्रिएट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एडवर्टाइजिंग में वो सिर्फ अपने फेवरेबल, यानी कि सिर्फ अपने कह सकते हैं कि फेवर में चीज़ें प्रेजेंट करेंगे या कंसीडर करेंगे, जबकि सेल्स प्रमोशन जो होता है वो टोटली कंज्यूमर के बाय करने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंज्यूमर ने बाय किया, जैसे कि इसमें बताया भी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू स्टिमुलेट द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को बस बाय कर ले, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है। तो एडवर्टाइजिंग है ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जबकि सेल्स प्रमोशन एक बहुत ही छोटा इफेक्ट है। कह सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है, पीपल जो भी कस्टमर जो खरीद रहा है और जो ये सेल्समैन जो भी जाता है, उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्ट टर्म कह सकते हैं इफेक्ट है। प्लस अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा नेचर, ये क्या है, एडवर्टाइजिंग है रिक्विरिंग इन नेचर, और जबकि जो हमारा सेल्स प्रमोशन है वो है वन टाइम कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें आगे लंबे समय तक बने रहना है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी मैन्युफैक्चरर बना रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो बस खाली 1 महीने चलेगा उसके बाद जैसा निकलेगा उसको अपना प्रोडक्शन रुकवाना नहीं है, उसको आगे और चलना है। तो इसीलिए इसके अंदर जो नेचर है इनका वो इस तरीके का है कि लोगों को अपनी तरफ मतलब अपने प्रोडक्ट की तरफ बुलाना भी और उन्हें सेटिस्फाई करना, जबकि सेल्स प्रमोशन में बस खाली वन टाइम कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टेबल है वो ख़त्म होता है। तो देखेंगे अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये जो हमारा एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हम CPA भी बोलते हैं, ये बेसिकली 1986 में पास कर दिया गया था, बट ये आया कब था, 1 जुलाई 1987, ठीक है। 1 जुलाई 1987 को आया था ये एक्ट। इस एक्ट के अनुसार बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या जो भी उनके साथ अनफेयर चीज़ें हो रही है, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स मिलना, मिलावटी चीज़ें मिलना, क्वालिटी वाइज सेटिस्फाई ना होना कंज्यूमर का, तो इन सब चीज़ों से उन्हें बचाना, प्रोटेक्ट करना, बेसिकली इनका जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। अब हम इनके कुछ जानेंगे कि अगर कंज्यूमर को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, कुछ भी उसे अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो उसके भी कुछ प्रोसीजर होते हैं। उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि कौन कौन सा इंसान जो है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन सा इंसान कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद कौन सी कंप्लेन जो है वो ली जाती हैं, किस तरीके की, ठीक है। अब अगर हम गए, ठीक है, 5 रुपये की चीज़ हम खरीद के लाए, सपोज करते हो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी सही है, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हमने चेक करके लिया था, और वो 5 रुपये की चीज़, तो ऐसी चीज़ों की अगर हम सोचें इसकी हम कंप्लेंट डालने जाएंगे तो वैसी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी, ठीक है। बट के बाद जो है कि हमें वो फाइल जो कंप्लेंट करनी है वो कहाँ पे हमें उस कंप्लेंट को फाइल करना है और किस तरीके से करना है, और उसके लिए क्या क्या रिलीफ्स हमें चाहिए, मतलब कस्टमर्स के लिए क्या क्या रिलीफ बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्राइटेरिया बनाया हुआ है आपकी बुक में, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। बाकी हम इसको अभी समझते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा जो है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन होती है जहाँ पे
कंज्यूमर उस मेंबर का, चाहे उस एसोसिएशन का मेंबर हो या ना हो, वो कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एक या एक से ज़्यादा कस्टमर जहाँ पे जिनका इंटरेस्ट सेम है। मान लो कि 3-4 लोग मिलके अगर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पसंद आ रहा वो चीज़, तो हम उस डिसीजन को आगे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है, व्हाट कंप्लेंट्स कैन बी फिल्ड। तो किस तरीके की, अगर हमारे जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, या फिर अगर वो हमें अनफेयर ट्रेड यानी कि रेट ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में जो भी हमारा प्रोडक्ट है, तो उस टाइप की कंप्लेंट्स ली जाएंगी। या फिर उसके अंदर जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स निकल जाएं तो, या फिर जो भी हमने सर्विसेज हायर की हैं उसमें कोई डेफिशिएंसी यानी कि उसके अंदर अगर कोई कमी है, अगर सपोज हमने कोई सर्विसेज उनके यहाँ से ली और वो उन्होंने जैसी बोली थी वैसी नहीं दी, वारंटी कार्ड होने के बावजूद भी, ठीक है, तो अगर हमने वारंटी कार्ड भी लिया बट उन्होंने उस कंप्लेंट के मतलब अकॉर्डिंग उस तरीके से एक्शन नहीं दिखाया, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। और फिर उसके बाद अगर हमें कह सकते हैं कि जो हमारी सेफ्टी के लिए मतलब प्रॉपरली नहीं बना हुआ, एक तरीके से कहें हम कि हमारी सेफ्टी को ध्यान में रख के, अगर मान लेते कभी कभी क्या होता है कि कोई भी हम अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं, खास करके जैसे कूलर वगैरह जो होते हैं हमारे, उसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर करंट आ जाता है। प्रेस यूज़ करो आप, उसकी वायर कट जाए, उसके अंदर करंट आता है, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए सही नहीं होता है ना। एज अ सेफ्टी अगर हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए और है ही, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो हमारे लिए अप्लायंस सेफ नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम ये जो कंप्लेंट्स हैं इनको कहाँ फाइल करें, राइट। तो अगर हम देखें कि जो भी हमारी जो कंप्लेन होगी या फिर गुड्स या सर्विसेज के लिए अगर हमें कंपनसेशन चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए कि वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस कंप्लेन को हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है अगर 20 लाख से ऊपर का है, ठीक है, 1 करोड़ से कम, तो हम स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इस कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं, हाउ। तो कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट या फिर बाय पोस्ट हम इस कंप्लेन को लिख के या डाल सकते हैं। और उसके रिलीफ के लिए जो चीज़ें हैं वो अब हम देखेंगे, वो है हमारी स्क्रीन के ऊपर, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम गुड्स। किस तरीके से हम, अगर हमारी चीज़ों में कोई डिफेक्ट है उसको हटा देना, अगर हमारी वारंटी से मतलब बाहर कह सकते हो आप, अगर वारंटी के अंदर है तो उसको अच्छे से मतलब ट्रीट करना जो कस्टमर है। ऐसा नहीं कि हाँ उसने सामान ले लिया तो बहुत इज्जत से बात कर ली और जब वो वापस कराने गया, ठीक कराने गया, तो उससे ढंग से बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ रिलीफ है जो कह सकते हैं, प्राइस रिफंड कर देना, एक्सचेंज ऑफर दे देना उसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो कंप्लेंट्स हम कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, और अगर वो केस हमने फाइल किया तो उसका डिसाइडिंग टाइमिंग कितना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम लिमिट है वो विदिन 2 ईयर्स होता है, यानी कि आप 2 साल से अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। 2 साल के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपका कह सकते हैं कंप्लेन जो होनी चाहिए वो उस हिसाब से वैलिड होनी चाहिए ताकि उसे कंसीडर किया जा सके। वरना ज़्यादातर जो है विदिन 2 ईयर्स के अंदर आपको करनी होगी कंप्लेन फाइल। अब है हमारा जो केस का डिसाइडिंग कब होता है। केस का जो हमारा डिसाइडिंग है विदिन 3 मंथ्स हो जाता है। कब से, जब जो अपोजिट पार्टी का की तरफ से जब जो नोटिस है उसको अगर मिल जाता है तब, उसके 3 महीने बाद तक हमारे केस का डिसीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जैसा कि हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा कि अगर हमारे इन केस कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं और हमें कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है, तो हमें किन किन एजेंसी से हमें रिलीफ मिल सकता है उसके बारे में हमने जाना था। तो जैसे कि अब हमारे पास 3 है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हमने क्या जाना था कि अगर जो हमारा जो अमाउंट है वो 20 लाख से कम हो, ठीक है, तो हम उसकी कंप्लेंट या जो एजेंसी जो हमें रिलीफ दिलाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म वाली होगी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं। अगर हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, कंपनसेशन का या जो भी हमारा डिफेक्टिव जो भी निकला है, अगर वो 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर है तो हमारा वो स्टेट कमीशन हैंडल करेगा केस। ठीक है, जो हमें रिलीफ दिलाने वाली जो एजेंसीज की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद अगर
1 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर अंदर है तो फिर वो हमारा स्टेट कमीशन आ गया। लेकिन अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर वो कौन प्रेफर करेगा, कौन सी एजेंसी, जो नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पे होती हैं, और स्टेट कमीशन जो होती है वो स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो होगा हमारा वो डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, तो ये 3 एजेंसीज कह सकते हो या रिड्रेसल एजेंसीज कह सकते हो, जो कंपनसेशन या फिर जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, जो प्रोटेक्शन एक्ट जो आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज आपको फेस हो रही हैं वीडियोस के अंदर, तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में और उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा 150 प्लस गोल्डन सीरीज़ का, जो है हमारा बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस विद आंसर, उसको आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।